Hello everyone. In today's session, we are going to see the first chapter of your science, social studies, and it's the resources and the development. So, basically, what is the resources? Here, in the first paragraph, the definition of the resources is given. But in general language, we can say that anything we can utilize to ease our life, it is called the resources. Okay, so the petroleum, the wood, metal, whatever things are necessary to make the uh, person's life comfortable, it is called the resources. Okay, so let's see the chapter and what is the definition. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible. Okay. तो जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होना चाहिए, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, हमारी जो कुछ भी ज़रूरियातें हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वो इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी होते हैं कि हमको पता है कि वो वहाँ पे है लेकिन वी कैन नॉट यूज़ देम, वी कैन नॉट यूटिलाइज देम कम्प्लीटली. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, right now lots of people are using the solar energy, solar panels and other solar equipments, okay, to utilize the solar energy. Right now we know that a lots of solar energy is available around us, but we cannot utilize it completely, I mean 100%. Okay, we are just utilizing a small number of a quantity from the total energy which we get from the sun. Economically feasible and culturally acceptable can be termed as the resource. Now the second thing is economically feasible, यानी कि हमने इक्विपमेंट्स बना दिए उस एनर्जी के, उस रिसोर्सेज के, और फिर ऐसा ना हो कि वो कोई उसे खरीद ही ना पाए. यानी कि इकोनॉमिकली वो कैसे होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए. फिजिबल यानी कि एवरीवन कैन बाय इट इजीली. And culturally acceptable can be termed as the resource. Culturally acceptable, there are lots of things in our Hindu and Muslims which are not acceptable for them. So ऐसा भी होना चाहिए कि कल्चरल भी वो सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए, तो जिसको बोलते हैं रिसोर्सेज. ओके, नाउ हियर देयर इज अ ट्रायंगल गिवन. Second is technology and third is the institutions. So what is this? It is the interdependent relationship between nature, technology and institutions. हमने अभी जो रिसोर्सेज की बात की, रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? एनवायरमेंट में से. व्हाट इज द एनवायरमेंट? इट्स अ नेचर. ओके, तो नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीन के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी. तो जो इंटरडिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे शो किया गया है. ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स, लेट मी एक्सप्लेन. नेचर, मानो कि नेचर में से हमको कोई रिसोर्सेस मिला, फॉर एग्जांपल इट्स अ पेट्रोलियम. जैसे कि हमको पेट्रोलियम मिलता है कहाँ से, तो अर्थ के ऊपर के स्पीयर में से, यानी कि जिसको बोलते हैं होमोस्फीयर, उसमें से जो हमको पेट्रोलियम मिलता है उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके. तो जो आपको नेचर एंड टेक्नोलॉजी के बीच में इंटरडिपेंडेंट है वो आपको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी वो नेचर के बिना नहीं चल सकती, एंड नेचर के अंदर जो रिसोर्सेज है उसको आप टेक्नोलॉजी के बिना नहीं यूटिलाइज कर सकते. जैसे कि सोलार एनर्जी है, अब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. सोलार पैनल्स बनाने पड़ते हैं, सोलार कुकर्स बनाने पड़ते हैं, सोलार के इक्विपमेंट्स बनाने पड़ते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशंस यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस ऑफ द साइंस
विच प्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो टेक्नोलॉजी को बनाते हैं या तो उनका इस्तेमाल करना हमको सिखाते हैं। कर सकते हैं। ओके, नाउ here the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with the nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन बीइंग्स जो कि सेंटर पॉइंट में है, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो एनवायरनमेंट में से जो कुछ भी रिसोर्सेस हमको मिलते हैं उसको टेक्नोलॉजी के जरिए हम यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो कि टेक्नोलॉजी बनाते हैं उन पे स्टडी करते हैं, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं। इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप दिखाया गया है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? काफ़ी सारे हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी रिसोर्सेज है दीज आर द फ्री फॉर द पीपल। जैसे कि जंगल है तो वहाँ पे जाके जितने मर्जी हो जाए उतने पेड़ काट दो। पेट्रोलियम जो कि हमको मिलता है तो पेट्रोलियम हम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो दैट पेट्रोलियम में से जो हमको पेट्रोल, डीजल वो सब कुछ मिलता है जिसके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसके सामने उसके जो यूजर्स है यानी कि ह्यूमन बीइंग्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हमारे आसपास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको नहीं मिलते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के फंक्शंस है। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। अब जब कि हम रिसोर्सेज की बात कर ही रहे तो ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है, वो एक रिसोर्सेज है। ओके, जिसको हम ह्यूमन पावर बोलते हैं। ओके, और मैन पावर बोलते हैं इन द इंडस्ट्रियल लैंग्वेज। तो काफ़ी सारी जगह आपने देखी होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी कि फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। इंजीनियरिंग लाइन्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सिविल लाइन्स हो, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना हो या तो ब्रिजेस बनाने हो, तो वहाँ पे जो ह्यूमन काम करते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, या हम सब एक रिसोर्सेज ही है। ओके, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज। जो कुछ भी मटेरियल हमको मिलता है एनवायरनमेंट में से उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। ओके, जैसे कि फैक्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग, तो जो रॉ मटेरियल वहाँ पे आता है एनवायरनमेंट में से उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ एसेंशियल यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड यूज देम। These resources can be classified in the following ways. Now here the classification of the resources is the given, okay, in form of table. Okay, so the first one is on the basis of origin. On the basis of origin यानी कि वो resources environment में कहाँ से आता है, उसका origin point क्या है वो। So the first one is biotic and abiotic. जो कि आपकी बुक में दिया गया है। सो द नेक्स्ट सेशन में हम उसको देखेंगे। सो द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं वो कैसे एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन द सेकंड लैंग्वेज दे नेवर एंड, जो कभी खत्म नहीं होते ऐसे रिसोर्सेज।
सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि वन टाइम यूज ही है, आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो और वो शॉर्ट टाइम में या तो लॉन्ग टाइम में एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप यानी कि उसकी मालिकी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर से। सेकंड वन इज कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उसका इस्तेमाल करती है उसके ऊपर से। नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंट्री के रिसोर्सेज या तो इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज है उनमें से कुछ पोटेंशियल है, यानी कि वो अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या कुछ भी रीजन हो। ऐसे रिसोर्सेज जो है वो कैसे बोलाए जाते हैं, पोटेंशियल, यानी कि जो है लेकिन अभी तक उनका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है या तो बहुत ही कम हुआ है। सेकंड वन इज डेवलप्ड, डेवलप्ड यानी कि पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं और जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज। एंड रिजर्व्स, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिजर्व है, जो अभी हमारे पास रिजर्व पड़े हैं जिसका हम इन फ्यूचर इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, तो उसके बारे में अब डिटेल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें पहला था बायोटिक रिसोर्सेज। सो व्हाट इज द बायोटिक रिसोर्सेज? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि बायोटिक है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एनिमल, स्पीसीज, ओके, तो ऐसे जो भी रिसोर्सेज है जो इन शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम जो कि खत्म हो जाते हैं, ऐसे बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक, बायो वर्ड इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल और फिश और प्लांट्स। ओके, जो भी लिविंग थिंग्स है ऑन द अर्थ और द बायोस्फीयर, जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज, कंप्लीटली इसका अपोजिट। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, लाइक रॉक्स एंड मेटल्स। जैसे कि बायोस्फीयर, rocks, metals, so these are abiotic resources, यानी कि जो कि लिविंग नहीं है वो सारे कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, कम टू द एंड, उसे नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं और जो खत्म नहीं होते उनको रिन्यूएबल बोलते हैं। तो देखते हैं ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हो या तो रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हो बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। अब इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए या तो रिन्यू करने के लिए आपको चाहे केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़े या तो फिजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़े या तो केमिकल या तो मैकेनिकल प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़े। ओके, तो कोई भी प्रोसेस के इस्तेमाल से अगर आप उस रिसोर्सेज को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सोलर एनर्जी को हम बिना रोक टोक हजारों लाखों साल के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज सन एनर्जी इज इन्फिनिट, वो कॉन्स्टेंटली हमको मिलती है। ओके, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। सो सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, सेकंड वन इज विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी तो हमें पता ही है कि विंड चलती रहती है, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती है। काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे साल के 365 दिन विंड चलती रहती है। तो ऐसी जगह पे हम विंड एनर्जी को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ वाटर ऐसा है कि हमको पता है कि वाटर साइकिल कैसी होती है। सी वाटर जो होता है वो सन की एनर्जी से हीट होता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स की वजह से रेन होती है। रेन की वजह से हमको वापस वाटर मिलती है, वही वाटर वापस सी में जाती है, फिर द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। सो दिस वाटर एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एग्जॉस्टिबल, यानी कि वो भी ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, एक चीज़ है कि जो पीने लायक पानी है विच इज़ द हेल्दी वाटर फॉर द ह्यूमन बींग्स, वो बहुत ही कम है और जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ओके, सेकंड थिंग इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट ऐसे है कि अगर ह्यूमन बींग यानी कि हमारी मर्जी हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। हमको पता है कि उसका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, लेकिन साथ में अगर हम ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज को साथ में लगाते भी जाए तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अस। ओके, सो दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसको आप केमिकल या तो फिजिकल या तो मैकेनिकल प्रोसेस के इस्तेमाल से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These occur over a very long geological time. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रातों रात नहीं बनते हैं या तो आपको कॉन्स्टेंटली नहीं मिलते हैं। ऐसे हैं जिनको बनने के लिए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम चाहिए, जिसको बनने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो अर्थ की अंदर की सरफेस से, जिसको हम डीक करके बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है उसको जो अर्थ की सरफेस से, उसके बायोस्फीयर से अंदर से निकाला जाता है, तो वो वहाँ कैसे आया? पहले ये हमको क्वेश्चन होता है कि पेट्रोलियम अगर ज़मीन के अंदर है तो वो वहाँ आया कैसे? उसको वहाँ पे बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। आपको पता है जैसे कि बहुत सारे ट्रीज या तो ह्यूमन बॉडीज या तो एनिमल बॉडीज जो कि डेड हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है। उसके जो फॉसिल्स होते हैं वो वहाँ करोड़ों साल तक अंदर रहते हैं, जिसपे पृथ्वी के अंदर के पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई होता है, वहाँ पे हीट होती है और ये सारी लंबी प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स में। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स ऐसे होते हैं, मिनरल्स ऐसे होते हैं जो रातों रात नहीं बनते, जिसको बनने के लिए भी बहुत ही लंबा टाइम चाहिए। These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like the metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled. जैसे कि काफ़ी सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकल है, मानो कि आयन हो या आयन, यानी कि आपको पता होगा कि जो भी आयन का हमारे पास पोर्शन है या तो उसकी थिंग्स है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्लास्टिक की भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल ऐसी चीज़ है जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, वो कैसे है? वन टाइम यूज़। आप उसका नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि उसमें से पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है अपने रोजिंदे लाइफस्टाइल में और अपने डेली रूटीन में, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स, यानी कि इस पे काफ़ी सारी कंपनीज का भी हो सकता है उसमें योगदान। यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्स में ह्यूमन आते हैं,
छोटी सी कंपनीज भी आती है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो कंपनीज की होती है। फॉर एन एग्जांपल लैंड, हमको पता है कि लैंड वो या तो किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की हो सकती है या तो कोई कंपनी की उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है। लैंड इज ऑल्सो रिसोर्सिस, वो भी एक रिसोर्सिस ही है। ओके, मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज एलोटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो भी फार्मर्स लैंड को परचेस करते हैं, यानी कि वो जो लैंड है वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्सिस है, वो कहाँ से परचेस करते हैं? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट बदले में क्या लेती है? रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि टैक्स। ओके, तो टैक्स लेती है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद द लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अब काफ़ी सारे विलेजेस में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लैंड यानी कि ज़मीन होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जबकि टाउन्स में और बड़े सिटीज़ में लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ लैंड क्या होता है? प्लॉट्स होते हैं, जिसपे या तो वो हाउसेस बनाते हैं या तो अदर प्रॉपर्टीज यानी कि pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individual. Okay? ये जो सारी टर्म्स ऑफ लैंड, जो भी टर्म्स ऑफ लैंड, जो भी रिसोर्सिस है, वो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे कि पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स तालाब है, या तो लैंड है, या तो वेल्स जहाँ से लोगों को पानी मिलता है। सो दीज ऑल आर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, या तो कोई एक पर्टिकुलर गांव की रिसोर्सेज है, या तो कोई पर्टिकुलर आदमी यानी कि इंसान के रिसोर्सेज है, वो कैसे है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब ये तो हमने बात की इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की। अब ऐसे कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको वो एक्सेस करने की परमिशन है, जो रिसोर्सेज वो कम्युनिटी के पास है वो। फॉर एन एग्जाम्पल, विलेज कॉमन बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, जो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एक विलेज में आप जाओ तो वहाँ पे क्या होता है? तालाब, पॉन्ड, वो जो पूरे गांव के लोगों के बीच में एक होता है। तो वहाँ से हर किसी को वो तालाब के पानी का यूज़ करने की परमिशन होती है। उस गांव का रहने वाला जो कुछ भी इंसान है उसको वो पानी इस्तेमाल करने की परमिशन है। तो वो जो रिसोर्स हुआ पॉन्ड, वो कैसा है? कम्युनिटी रिसोर्स, जो कि पूरे गांव का है। ओके, उस पर ना कोई इंडिविजुअल आदमी उस पर अपना हक रख सकता है। होते हैं जैसे कि पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स है। ओके, स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू प्लेग्राउंड इन अर्बन एरियाज, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there। जैसे कि प्लेग्राउंड्स होते हैं अर्बन एरियाज में, उनके पर भी किसी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का हक नहीं होता है, उसके राइट्स नहीं होते, उस पर पूरी कम्युनिटी, यानी कि जैसे कि हम अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो वहाँ पे एक कॉमन प्लॉट होता है जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शंस वहाँ पे होते हैं। तो वो कॉमन प्लॉट वो पूरी सोसाइटी का है, ना कि सोसाइटी में रहने वाला किसी एक हाउस का या तो उसके मेंबर्स का है। ओके, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जैसे कि वो अल्टीमेटली नेशनल के यानी कि वो नेशन के रिसोर्सेज है, वो उनको नेशनल रिसोर्सेज ही बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी सत्ता, आखिरी राइट वो किसके पास है? नेशन के पास है। वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज कम्युनिटी यूज करेगी कि नहीं,
वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग यूज करेगा कि नहीं, वो सब कुछ डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास है? नेशन के पास है। ओके, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। हमारी कंट्री के जो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो कंट्री के पास इतने पावर्स, लीगल पावर्स है कि वो किसी भी इंसान की या किसी भी कम्युनिटी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकते हैं, यानी कि वो उनके पास से ले सकते हैं। ओके, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय द सम इंडिविजुअल्स। अब जबकि हमको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि रेलवे लाइन जा रही हो या तो रोड्स बन रहे हो, तो वो अगर किसी ऐसे इंसान के, मानो कि यहाँ पे एक रोड बन रहा है, अगर वो किसी ऐसे इंसान के खेत में से निकलता है कि जो वो खेत वो इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास वो पूरे राइट्स है कि वो रोड बनाने के लिए उस खेत को वो इंसान के पास से ले सकती है, लेकिन लीगल, यानी कि अगर जो कुछ भी उसके पैसे होंगे वो उसको दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी मिलता है वो उनको मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो रिसोर्स किसका हुआ? वो लैंड किसकी हुई? नेशन की हुई, क्योंकि जो रोड बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? तो गवर्नमेंट को लीगल राइट्स है कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अपने पास रख सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स। अर्बन अथॉरिटीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट ऑफिसेज जो डेवलपमेंट का काम करती है, तो उनके पास अल्टीमेटली गवर्नमेंट की दी गई हुई पावर है कि अगर डेवलपमेंट की काम में अगर कोई रुकावट आती है, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम पे अगर कोई रुकावट आती है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से वो रिसोर्सेज को ले सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and ocean area up to the 12 nautical miles from the coast terms as the terrestrial water and resources therein belong to the nation। ये सारे रिसोर्सेज जो है, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, वो सब अल्टीमेटली किसके रिसोर्सेज है? नेशन के। अब यहाँ पे एक देखिए आपको दिया गया है 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जो कि समुद्र में डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि लैंड पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है 22.2 किलोमीटर। ओके, तो उसको समुद्र में जब भी डिस्टेंस मेजर करना होता है तो उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। तो हमारे जो ओशंस है वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है। हमारी जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज है, जो वाटर बाउंड्रीज है, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक जो कुछ भी रिसोर्सेज किसके हैं? गवर्नमेंट के। नाउ द लास्ट वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। The oceanic resources beyond the 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of the international institutions। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसपे कोई एक कंट्री का दावा नहीं हो सकता है, यानी कि वो कोई पर्टिकुलर कंट्रीज के नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है कि ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ, किसी भी कंट्री जो कि जिसके आसपास ओशन है या तो समुद्र का किनारा है, वहां पे आपको EEZ करके मैप में मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वहां से 200 नॉटिकल माइल दूर के जो कुछ भी ओशंस में मिलने वाले रिसोर्सेज है वो किसी एक कंट्री के नहीं है।
अगर वो कंट्री उनको यूटिलाइज करना चाहती है तो सबसे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ओके, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से, यानी कि आज तक हमारे पास जो कुछ भी टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज कर पाए हैं, कौन कौन से अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से हम उसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल। काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमको मिल गए हैं प्रॉपर एरिया में, या तो कहीं पे भी हमको पता है कि ये रिसोर्स यहाँ पे है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लेक ऑफ द टेक्नोलॉजी। शायद हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो कोई और रीज़न हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल चलो देखते हैं फॉर द बेटर क्लियरिटी। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy. राजस्थान एंड गुजरात में, जो कि ज़्यादातर जहाँ पर भी डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से विंड प्रॉपरली चलती रहती है। अब जो कि वहाँ पे विंड चलती रहती है तो हम उस विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कि हमने ड्यू टू द लेक ऑफ अ टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, लेकिन शायद कोई किसी के पास, कोई कंपनी के पास उतना पैसा या पावर नहीं है जिसकी वजह से वो विंड एनर्जी का हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो हमको पता है कि वहाँ पे जो विंड एनर्जी है वो हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स है, उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक उसको प्रॉपर डेवलप नहीं किया है। आपको पता हो तो गुजरात में एक कंपनी है जिसका नाम है सुजलॉन, विच इज़ वर्किंग इन अ विंड एनर्जी, जहाँ कच्छ है हमारा जो डेजर्ट एरिया, बहुत सारे उसने वहाँ पे विंड टर्बाइंस लगाए हैं टू यूटिलाइज द विंड एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट वन है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरह से डेवलप हो and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. Okay, तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने पूरी तरह से जांच लिया है, जैसे कि पेट्रोलियम, कई बार आपको न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए मिलता होगा कि पेट्रोलियम का स्टॉक अभी हमारे पास इतना है, जो 200 साल तक चलेगा, 100 साल तक चलेगा। अगर ऐसे ही पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता रहा तो 50 साल के बाद पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे सर्वेज, यानी कि पूरे हमारे पास जो डिटरमाइंड क्वांटिटीज़ क्वालिटीज़ के आंकड़े हैं, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ बता पा रहे हैं, एक तरफ का डेवलपमेंट है हमारे पास उस रिसोर्सेज में। उस रिसोर्सेज के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उसका इस्तेमाल से लेके उसका स्टॉक कितना पड़ा है, कब तक हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो सब जानकारी हमारे पास है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टॉक, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रिशिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक। अब ऐसे रिसोर्सेज या तो ऐसे मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट में है लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, हम उसका इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, but we do not have advanced technical know-how to use it for the purpose. वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमको ये भी पता है कि हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन क्या है? एनर्जी का सोर्स है। लेकिन अगर हम
पानी को डिवाइड करने में कामयाब हो जाए, वाटर के कंपाउंड को डिवाइड करने में कामयाब हो जाए, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन अलग कर दें, ऑक्सीजन अलग कर दें, तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि हाइड्रोजन को पानी में से निकाल के उसका इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाएगा स्टॉक। क्या बोला जाएगा उसको? स्टॉक। Reserves are the subset of the stock, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. अब जो दूसरा है रिजर्व, वो उससे थोड़ा उल्टा है कि ऐसे स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बट These can be used for meeting future requirements. वो फ्यूचर में जब हमको उसकी जरूरत होगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, दिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, हमको पता है कि जो रिवर वाटर है उसमें से जनरेटर्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उतने लेवल तक हमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही लो स्टॉक पे, यानी कि बहुत ही कम कर रहे हैं। रिजर्व स्टॉक्स है या तो और रिसोर्सेज है जो कम हो जाएंगे, तब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। Thus the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. तो उसका हम इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। ओके,